चुप रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती है और अब मुझे 7 दिन की डिटेंशन होने वाली होती है। जैसा मैंने सोचा था वही होता है। थोड़ी ही देर में मीडिया कंपनी के एक मेल एम्प्लॉय और फीमेल फैंस के बीच हुई लड़ाई हॉट सर्च पर आ जाती है। हर तरफ न्यूज फैल जाती है। इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस घूमने लगते हैं जिन्हें जानबूझकर एडिट किया गया होता है, जिस पर मुझे विलेन की तरह दिखाया जाता है, जैसे सारी गलती सिर्फ मेरी हो। उसी समय शाम को युंगवांग बिल्डिंग के नीचे एक ब्लैक नैनी कार आकर रुकती है। उसमें से एक लंबी खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसकी खूबसूरती देखते ही हर कोई उसे पहचान लेता है। वो पेरेंट्स होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस। वो आज की सबसे बड़ी स्टार होती है और साथ ही इमोशन मीडिया की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट भी होती है। लिफ्ट में उसका असिस्टेंट उसे मेरे फाइट वाला हॉट सर्च दिखाता है। वो मजाक में कहता है जो वेनेओ के फैंस को किसी ने पीट दिया, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उस वीडियो में मेरा चेहरा देखती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो धीरे से पूछती है इस आदमी का नाम क्या है, जिस पर असिस्टेंट कहता है इसका नाम जो यांग है। ये मोशन मीडिया का नया मेल मॉडल है और अभी इसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह सुनते ही पेरेंट्स की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। फिर वो तुरंत कहती है आज रात के अंदर जो यांग से जुड़ी सारी हॉट सर्च हटा दो। उसकी आवाज गुस्से और एक्साइटमेंट से कांप रही होती है। सारे मीडिया रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, जो वेनेओ के सारे काले राज निकालो और उस फाइट वाली वीडियो का ओरिजिनल वर्जन भी ढूंढो। मैं चाहती हूँ कि जो वेनेओ अभी के अभी खत्म हो जाए। इस बार जो यांग ने किसी नॉर्मल मुसीबत को नहीं छेड़ा था। इस बार उसने सीधे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को मैदान में बुला लिया था। और जिस रात मैं लॉकअप में पहली बार सो रहा होता हूँ, उसी रात कुछ लोग पूरी रात जागने वाले होते हैं। उसी समय शु शाओशुआंग किचन में गाना गुनगुनाते हुए मेरे लिए पोटैटो बीफ स्टू बना रही होती है। वो पूरे खुश मूड में होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि मैं बाहर आते ही उसके साथ मूवी देखने जाऊंगा। लेकिन तभी झांग युवे का वीचैट मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि झाओ यांग लड़ाई की वजह से 7 दिन के लिए अंदर चला गया है। यह सुनते ही शु शाओशुआंग का पूरा मूड खराब हो जाता है। उसका सारा स्वीट सपना उसी वक्त टूट जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि यह सब झो वेनेओ नाम के एक ट्रैफिक स्टार की वजह से हुआ है, उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो जाती हैं। जिस पर वो तुरंत किसी को फोन लगाती है और कहती है मुझे तुमसे एक काम करवाना है। उधर उसी वक्त झो वेनेओ एक आलीशान मैंशन में लगभग 50 साल की एक औरत के साथ जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि उसने सारी गंदगी मेरे ऊपर डाल दी है और अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं हमेशा के लिए खत्म हो चुका हूं। लेकिन अगली सुबह उसके सामने कुछ और ही होने वाला होता है। सुबह सुबह उसका असिस्टेंट घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है ब्रदर याओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस पर झो वेनेओ जल्दी से वेबो खोलता है और वहां जो वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। टॉप 50 ट्रेंडिंग में से 32 टॉपिक्स सिर्फ उसी के खिलाफ होते हैं। उसके नाइट क्लब वाले स्कैंडल्स, उसके पुराने अफेयर्स और उसके सारे डर्टी सीक्रेट्स एक एक करके सामने आने लगते हैं। और फिर सबसे बड़ा धमाका होता है। उसकी उस उम्र दराज औरत के साथ वाली हाई डेफिनेशन फोटोजेस पूरी इंटरनेट पर फैल जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है उस फाइट वाले केस का सच बाहर आना। पूरा ओरिजिनल वीडियो सामने आ जाता है और उसमें साफ दिखता है कि मैं किसी को बिना वजह नहीं मारता। मैं सिर्फ इसलिए फाइट करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया था। जिस पर पूरी पब्लिक ओपिनियन अचानक बदल जाती है। मैं विलेन से विक्टिम बन जाता हूं और झो वेनेओ, जिसकी इमेज पहले परफेक्ट थी, वो एकदम नीचे गिर जाती है। उसके सारे ब्रांड डील्स कैंसिल हो जाते हैं, सारे एंडोर्समेंट्स खत्म हो जाते हैं और फिर युनचेंग का सबसे बड़ा ब्लैक मटेरियल ग्रुप सीधा ऑर्डर देता है कि अब पूरे इंडस्ट्री में झो वेनेओ को बैन किया जाएगा। जिस पर झो वेनेओ अपने बेड पर बैठा रह जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने आखिर किस इंसान को नाराज कर दिया। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उस ब्लैक मटेरियल ग्रुप का चेयरमैन शु डागुओ होता है और जो शु शाओशुआंग मेरे लिए किचन में खाना बना रही होती है, वो उसी शु डागुओ की बेटी होती है। उसने मुझसे नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से पंगा ले लिया था और इस बार उसने गलत इंसान को छेड़ दिया था। 7 दिन बाद मेरी डिटेंशन खत्म हो जाती है। मैं सोच रहा होता हूँ कि अब बाहर निकलते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि झांग युवेई की कंपनी पर कोई असर पड़े। इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि सारी गलती मैं अकेले अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, वहां रिपोर्टर्स की भीड़ खड़ी होती है, जिस पर मैं कहता हूँ चाहे वार्निंग देना हो या फाइट करना, सब मैंने अपनी मर्जी से किया था। मुझे बस झो वेनेओ पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे मारा। मैं सोचता हूँ कि अब सब लोग मुझे गालियां देंगे, लेकिन उल्टा रिपोर्टर्स मुझे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग तो मुझे थम्स अप तक दे देते हैं। यह देखकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसी समय झांग युवेई जल्दी से कार लेकर वहां पहुंचती है। वो मुझे बैठाती है और मुस्कुराते हुए कहती है अपना फोन देखो। जिस पर मैं फोन खोलता हूँ और मुझे पता चलता है कि इन 7 दिनों में पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। झो वेनेओ के सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके होते हैं। उसके अफेयर्स, उसके लाइज, उसकी चीटिंग,
सब कुछ इंटरनेट पर फैल चुका होता है और मैं, जिसने गुस्से में किसी को मारा था, अचानक लोगों की नजर में हीरो बन गया होता हूँ। जिस पर झांग युवेई अचानक कार रोक देती है। फिर वो मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें थोड़ी नम होती हैं। फिर वो धीरे से पूछती है, झोयांग, मैंने उस दिन पूरी वीडियो देखी थी, क्या तुमने उनसे सिर्फ इसलिए फाइट की क्योंकि वो मुझे गालियां दे रहे थे? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, वो लोग बहुत बुरा बोल रहे थे, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले ही जेंग युवेई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे देखकर कुछ कहने ही वाला होता हूँ, लेकिन अगले ही पल वो अचानक मेरा सिर पकड़ लेती है और फिर उसके नरम होंठ सीधे मेरे होंठों पर आ जाते हैं। यह देखकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ, जिस पर झांग युवेई भी तुरंत लाल हो जाती है। फिर वो जल्दी से कार स्टार्ट करती है और मुझे वापस कंपनी लेकर जाने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक फैसला कर चुकी होती है। वो मन ही मन कहती है, सॉरी शाओशुआंग, लेकिन मैं अब भी झाओ यांग को छोड़ नहीं सकती। इसके बाद पूरी कार में अजीब सा माहौल हो जाता है। मैं बार बार अभी वाला किस याद करता रहता हूँ। 3 साल की मेहनत और कंट्रोल सब एक किस से टूटता हुआ महसूस होता है। उधर झांग युवेई भी स्टीयरिंग पकड़कर चुप बैठी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे भी अपनी हरकत पर शर्म आ रही हो। उसे डर होता है कि कहीं मैं उससे दूर ना हो जाऊं। कुछ देर बाद हम कंपनी पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही झांग युवेई कंपनी के बाहर खड़ी एक सफेद स्पोर्ट्स कार को देखती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो बिना कुछ बोले मुझे सीधे फर्स्ट फ्लोर के मीटिंग रूम में धकेल देती है और कहती है कि मैं बाहर ना निकलूं, क्योंकि बाहर मेरी तीसरी एक्स गर्लफ्रेंड आ चुकी होती है। उसका नाम पेई ल्यूसी होता है। वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे फेमस एक्ट्रेस होती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो सीधे पूछती है, झोयांग कहाँ है? उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है, जिस पर झांग युवेई तुरंत कहती है, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी। फिर वो गुस्से में कहती है, मैं किसी पागल इंसान को उसके पास नहीं जाने दूंगी, खासकर तुम्हें। क्योंकि झांग युवेई शाओशुआंग से तो नहीं डरती। उसे पता होता है कि शाओशुआंग बस गुस्सैल है, लेकिन पेई ल्यूसी अलग होती है। उसकी मेंटल कंडीशन बहुत अनस्टेबल होती है। वो सच में कुछ भी कर सकती है। वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है या खुद को भी। जिस पर पेई ल्यूसी पहले तो धमकी देती है कि वो पूरी कंपनी खत्म कर देगी, लेकिन जब झांग युवेई नहीं मानती तो अगले ही पल पेई ल्यूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऐसे रोने लगती है जैसे अभी टूट जाएगी। लेकिन जब झांग युवेई फिर भी नहीं मानती, तब उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी असली पागल स्माइल वापस आ जाती है। फिर वो बाहर खड़ी न्यूज वंस की तरफ इशारा करती है और कहती है, बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि झो यांग मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है तो क्या होगा? उसकी आवाज में अजीब एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि पेई ल्यूसी ऐसी इंसान होती है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि वो खुश रहेगी या नहीं। उसे सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि वो झो यांग के साथ रह सके, चाहे उसके लिए दोनों को साथ में बर्बाद ही क्यों ना होना पड़े। इस पागल इंसान के सामने, जो न सिर्फ खुद को खत्म कर सकता है बल्कि मुझे भी अपने साथ खींच सकता है, झांग युवेई आखिरकार मेरी जान बचाने के लिए मजबूरी में अपना सिर झुका देती है। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर झांग युवेई पेई ल्यूसी को दरवाजे के अंदर जाने से पहले रोक देती है और इस टॉप एक्ट्रेस की बेहद अनस्टेबल मेंटल कंडीशन को देखकर युवेई जिद करती है कि वो सिक्योरिटी चेक स्टिक से उसकी तलाशी लेगी। जिस पर जैसे ही अलार्म बजता है, पेई ल्यूसी को मजबूरी में अपनी कमर के पीछे छुपाया हुआ पतला सा नाइफ निकालना पड़ता है, जिसे वो जमीन पर फेंक देती है और फिर बड़े आराम से अंदर चली जाती है। दरवाजा खुलता है और मुझे लगता है कि युवेई आई है, लेकिन अगले ही पल पी ल्यूसी किसी पिंजरे से निकली हुई भेड़िए की तरह सीधे मुझ पर टूट पड़ती है और मुझे जमीन पर गिरा देती है। जिस पर वो मुझे कसकर पकड़ते हुए कहती है, ब्रदर झायोआंग, लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। पी ल्यूसी बिल्कुल किसी क्लिंजी किटन की तरह मेरे सीने में छुप जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक अपना चेहरा उठाती है और दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ लेती है। उसकी आंखें पूरी तरह पागलपन से भरी होती हैं। जिस पर वो पूछती है, तुम मुझे 3 दिन पहले छोड़कर क्यों गए थे? क्या इसलिए क्योंकि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूं, या फिर इन 4 बदबूदार औरतों की वजह से? बोलो। जिस पर मैं मजबूरी में अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपकी देता हूं और अगले ही पल वो पागल लड़की फिर से शांत हो जाती है, जो देखकर वो फिर से एक छोटी सी दुखी लड़की की तरह रोने लगती है। यही है पेई ल्यूसी, मेरी तीसरी एक्स गर्लफ्रेंड, एक ऐसी औरत जिसके दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम है। जिस पर वेई शीली को देखकर मैं अपने फर्स्ट ईयर की उस पहली मुलाकात को याद करने लगता हूँ। उस समय फिल्म स्कूल में उसे बाकी लोग बहुत परेशान करते थे और वो जोर से मेरे पास आकर मेरा कांटेक्ट मांगती है, जिस पर मैं दूर खड़े उन लोगों को देखकर हंस देता हूँ जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर मैं सीधे उससे कहता हूँ, अगर तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हें परेशान करें तो तुम्हें खुद मजबूत बनना पड़ेगा। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि वो सिंगल पेरेंट फैमिली में बड़ी हुई है और उसकी माँ ने उसे करेक्शन स्कूल भेज दिया था, जहां कई सालों तक उसका ब्रेन वॉश और सप्रेशन होता रहा था। मेरी वो बात उसके अंदर छुपे हुए मॉन्स्टर को बाहर निकालने वाली चाबी बन जाती है, जिस पर उसी दिन उसने अपने 5 रूममेट्स को घायल कर दिया था और बाद में मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है, मैंने उन्हें मारा और मैं वापस आ गई। गुड जॉब, है ना? इसके बाद उसकी दुनिया में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, वो और मैं। शुरुआत में जब मैं उसके साथ था
तब मुझे सिर्फ इतना लगता है कि पे ल्यूसी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिस पर फर्स्ट ईयर में ही मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था। लेकिन तभी मैं उसे पागलों की तरह बेकाबू होते देखता हूँ। वो एक डैगर पकड़कर मुझे होटल रूम में बंद कर देती है, और वो पागल एक्सपीरियंस ऐसा था जिसकी वजह से मैं दोबारा कभी ब्रेकअप का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद मैं उसकी नेचर को समझ जाता हूँ। हालांकि उसकी मेंटल कंडीशन खराब है, लेकिन उसका दिल सॉफ्ट है, हार्ड नहीं। अगर उसे दो प्यार भरी बातें बोल दो और उसके सिर पर हाथ फेर दो तो वो आसानी से मान जाती है। और उस समय जब मेरी 4 लड़कियों के साथ रिलेशन होने वाली बात सामने आ गई थी, तब मैं 50% इसलिए भागा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे मार ना दे। और इस समय वो मेरे सीने पर लगातार मुक्के मार रही होती है और रोते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम भागे क्यों थे? जिस पर मैं कहता हूँ, क्या मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मुझे डर था कि तुम गुस्सा हो जाओगी? यह सुनकर मुझे फिर से यकीन हो जाता है कि चारों एक्स गर्लफ्रेंड्स में सबसे खतरनाक वही है, लेकिन सबसे आसान भी वही है। मैं बस उसे 2 प्यार भरी बातें कहता हूँ और उससे वादा करता हूँ कि मैं आगे भी क्लाउड सिटी में ही रहूंगा। जिस पर वो अगले ही पल किसी गुस्से वाली लड़की से शांत इंसान बन जाती है। लेकिन फिर भी वो तभी मानती है जब मैं उसे किस करने वाला होता हूँ। इसके बाद जब हम दोनों जमीन पर बैठे हुए फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं, तभी वो अचानक कुछ बैंक कार्ड्स निकालती है और फिर वो अपनी पिछले 3 साल की सारी कमाई मुझे दे देती है। जिस पर वो कहती है, ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हें आगे कभी काम न करना पड़े, ठीक है? एक इतनी फेमस एक्ट्रेस की इतनी बड़ी सेविंग को देखकर भी मैं बिना सोचे उसे मना कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहती, वो सच में मेरा ख्याल रखना चाहती है। जिस पर मैं उससे कहता हूँ, तुम अपनी स्टार वाली लाइफ जीती रहो और मैं यहाँ अपना काम करता रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जब भी तुम मुझे ढूंढने आओगी मैं हमेशा यहीं मिलूंगा। यह सुनकर वो चुपचाप मेरे सीने में आकर लिपट जाती है और आखिरकार वो अपने अंदर की वो एक्सट्रीम कंट्रोल वाली चाहत को थोड़ा छोड़ देती है। उसी समय झांग युवेई दरवाजे पर नॉक करती है और याद दिलाती है कि बाहर के रिपोर्टर्स अब अंदर घुसने वाले हैं। जिस पर मुझे समझ आता है कि ये सारे रिपोर्टर्स असल में पे ल्यूसी ही लेकर आई थी ताकि झांग युवेई मजबूरी में उसे मुझसे मिलने दे। इसके बाद मैं सिस्टर वेई से माफी मांगने के लिए कहता हूँ, जिस पर पे ल्यूसी पहले तो इंस्टिंक्टिवली मुंह बना देती है, लेकिन मेरी तरफ देखकर तुरंत मान जाती है। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी, आगे से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। इसके बाद मैं सेफ तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल आता हूँ, जिस पर झांग युवेई आखिरकार राहत की सांस लेती है और फिर वो अपना बंद हाथ खोलती है, जिसे देखकर मुझे समझ आता है कि उसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था। तभी समझ आता है कि अभी थोड़ी देर पहले पे ल्यूसी इतनी देर तक उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रही थी। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर दोनों औरतों के बीच थोड़ी देर के लिए एक सीधा सामना होता है, जिस पर पे ल्यूसी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए झांग युवेई के सामने अपना सिर झुकाकर उससे माफी मांगती है। यह देखकर झांग युवेई भी समझ जाती है कि वो पूरी तरह बुरी नहीं है और फिर वो भी धीरे से राहत की सांस लेती है। आखिर में मैं अपने फैमिली वालों से कहता हूँ कि वो उसका थोड़ा ध्यान रखें, और रिपोर्टर्स को हैंडल करते करते पूरे 2 घंटे निकल जाते हैं और मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल झांग युवेई के सामने ही पे ल्यूसी अचानक मेरे सामने दौड़कर आ जाती है, जिस पर वो सीधे मेरे चेहरे को पकड़ती है और मुझे जोर से किस कर देती है। फिर वो शर्माते हुए कहती है, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं खुद तुम्हें किस कर लूंगी। यह कहकर वो लाल चेहरा लिए हुए भाग जाती है और जाते जाते भी काफी खुश दिखाई देती है। जिस पर मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, ओह नहीं, मैं फिर से फंस गया। होस्ट, मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। क्या ये अभी भी बहुत यादगार नहीं लग रहा है? ये मेरी बहन के मीठे होंठ थे या फिर किसी बड़ी स्टार के? मैं इतना डर गया था कि सीधा ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जल्दी से घर लौटना पड़ेगा, नहीं तो घर वाली मुझे सच में मार डालेगी। कम्युनिटी में वापस आकर मैं डरते डरते चू शाओशुआंग के घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। दरवाजा खुलता है और चू शाओशुआंग अपने बिखरे हुए बाल ठीक कर रही होती है। जैसे ही वो मुझे देखती है, उसे समझ आ जाता है कि मैं अभी भी यही हूँ। उसका पूरा चेहरा थका हुआ और उदास लग रहा होता है, जिस पर मुझे देखते ही पिछले कई दिनों का उसका सारा दुख एकदम से बाहर आ जाता है। वो सीधे मेरे सीने से लगकर रोने लगती है, जिस पर मैं उसके उस थके हुए चेहरे को देखकर अंदर से पूरी तरह गिल्टी फील करता हूँ। पिछले 7 दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसे हर रात यही सपना आता था कि मैं डिटेंशन सेंटर में फंसा हुआ हूँ और वो सिर्फ मेरी मदद की आवाज सुन रही है। लेकिन जब मैं सही सलामत वापस आ जाता हूँ, तब वो अपना सारा डर, गुस्सा और बेचैनी बाहर निकाल देती है, जिस पर वो मेरी पसंद का खाना बनाकर टेबल पर रखती है। मेरी फेवरेट डिश सामने रखी होती है और हाथ धोकर अच्छे से तैयार होने के बाद वो अचानक बहुत ध्यान से पे ल्यूसी के बारे में पूछने लगती है। तभी मुझे पता चलता है कि पे ल्यूसी की खबर बाहर आने के अलावा झो वेनेओ के इतनी जल्दी पीछे हटने की वजह शू शाओशुआंग के पीछे खड़ा ऑब्सीडियन ग्रुप भी था। जिस पर शू शाओशुआंग मुझसे पूछती है, पे ल्यूसी के साथ आखिर हुआ क्या था? मुझे चुप देखकर वो तुरंत मेरे पास आ जाती है, जिस पर वो गुस्से और जलन से कहती है, उस दिल चुराने वाली बिल्ली को जो मिला वो मुझे भी चाहिए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मेरा चेहरा पकड़कर मुझे किस कर देती है, जिस पर मैं अपने होंठ छूता हूँ और फिर से अंदर ही अंदर पछताने लगता हूँ। इसके बाद वो मेरे लिए खाना बनाती रहती है और जब उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है, तब वो चुपचाप मेरी बाहों में आकर टिक जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है,
जिस पर मैं उसे धीरे से उठाकर बेडरूम में ले जाता हूँ। वो आधी नींद में मेरा हाथ पकड़ लेती है और 10 सेकंड के अंदर ही सो जाती है। मैं बेड के किनारे बैठकर उसका हाथ धीरे से पकड़े रहता हूँ और उसे गुड नाइट कहता हूँ। लेकिन शहर के दूसरे कोने में मुझे बिना पता चले मेरे खिलाफ एक शिकार शुरू हो चुका होता है। बेइज्जत हो चुका जो वेन्याओ एक पागल जुआरी की तरह अंडरग्राउंड गैंग यूलिंग सोसाइटी के सानिया के पास पहुंचता है। भले ही मैं अब थोड़ा फेमस हो चुका हूं और कई लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन उसके सामने जो वेन्याओ सीधे 7 मिलियन रख देता है, जिस पर वो कहता है 5 मिलियन उसकी जान लेने के लिए और बाकी 2 मिलियन अगर तुम चाहो तो जैसे भी करना। और मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मैं बस शिव शाओशुआंग के बेड के पास बैठा रहता हूँ और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह की धूप कमरे में आती है। शिव शाओशुआंग एक प्यारा सा एप्रन पहने खड़ी होती है। टेबल पर उसके हाथ से बने फ्राइड डॉ स्टिक्स और टोफू सूप रखे होते हैं। उस पल वो बिल्कुल नई नई शादी हुई वाइफ जैसी लग रही होती है, जिस पर मुझे कल का दिन याद आता है। एक ही दिन में मुझे मेरी 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स ने किस किया था और मंदिर में कॉन्सेंट्रेशन मैंने इतने समय से प्रैक्टिस करके बनाई थी वो अब पूरी तरह हिल चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर था कि मैं फिर वही पुरानी गलती दोबारा कर दूंगा। तभी शू शाओशुआंग मुझे देखती है और कहती है, जोयांग वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी आओ और ब्रेकफास्ट करो। मैं जैसे ही खाने बैठने वाला होता हूँ तभी दरवाजे पर नॉक होने लगती है। मैं कैट आई से बाहर देखता हूँ और अगले ही पल मेरी जान ही निकल जाती है। बाहर पे ल्यूसी खड़ी होती है। मैं डर के मारे सोचने लगता हूँ ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई। अब तो सब खत्म हो गया। मैं जल्दी से बात छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शू शाओशुआंग तुरंत कुछ गड़बड़ फील कर लेती है, जिस पर अगले ही पल उसकी वो प्यारी और शांत वाइफ वाली इमेज गायब हो जाती है और उसकी जगह एक पूरी एटीट्यूड वाली बड़ी लड़की वापस आ जाती है। वो मुझे साइड में हटाते हुए कहती है, तुम ऐसे चोरी चोरी क्या कर रहे हो, हटो, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। मैं उसे रोक भी नहीं पाता और वो सीधे दरवाजा खोल देती है। दरवाजे के बाहर पे ल्यूसी खड़ी होती है। वो पहले धीरे से कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन फिर उसकी नजर शू शाओशुआंग पर पड़ती है, जिस पर दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। सबसे मुश्किल 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स इस पल आमने सामने खड़ी होती हैं। शू शाओशुआंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ओह तो तुम हो बड़ी स्टार, अब समझ आया अभी ये इतना नर्वस क्यों था। जिस पर पे ल्यूसी भी सीधे मेरी तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें तेज हो जाती हैं और वो शू शाओशुआंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शू शाओशुआंग बिना डरे जवाब देती है, ये पूरा बिल्डिंग हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है, मैं जहां चाहूं रह सकती हूँ और जिसके साथ चाहूं रह सकती हूँ। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सिर्फ एक फूलदान जैसी हो। जिस पर पे ल्यूसी का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो कहती है, शू शाओशुआंग तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे के दम पर तुम इसे अपने साथ रख सकती हो। पे ल्यूसी की ये बात सीधा शू शाओशुआंग के सबसे दर्द वाले पॉइंट पर लगती है। मैं जल्दी से बात बदलने की कोशिश करता हूँ, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए पे ल्यूसी से कहता हूँ, चलो बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन वो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, आज इसे मेरे साथ काम पर जाना है। जिस पर शू शाओशुआंग तुरंत जवाब देती है, मैंने तुमसे पूछा था क्या, तुम इसके लिए फैसले क्यों ले रही हो, तुम होती कौन हो। पे ल्यूसी भी तुरंत पलटकर कहती है, तो मैं भी तुमसे यही पूछती हूँ, तुम खुद को क्या समझती हो। उन दोनों को कॉरिडोर में लड़ने से रोकने के लिए मैं मजबूरी में दोनों को साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठा देता हूँ और फिर मैं खुद उनके बीच में किसी बेचारे वेटर की तरह बैठ जाता हूँ। पे ल्यूसी शुआ शाओशुआंग के बनाए हुए टोफू सूप का एक कौर खाती है। उसकी आंखों में साफ नापसंदगी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो अकड़कर कहती है, ठीक है किसी तरह खाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई रियल टेस्ट नहीं है। फिर वो शू शाओशुआंग से पूछती है, क्या तुम रोज खुद खाना बनाती हो। जिस पर शू शाओशुआंग शांत होकर जवाब देती है, मैं यूजुअली बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हारी तरह मेरे पास हर दिन इतना फ्री टाइम नहीं होता कि मैं सिर्फ बाहर घूमती रहूं। पे ल्यूसी तुरंत कहती है, अगर टाइम हो तो खाना बनाना सीख लेना चाहिए, कुछ लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं होता। जिस पर शू शाओशुआंग सीधे मेरी तरफ देखती है और बात का तीर मेरी तरफ घुमा देती है, ऐसा है क्या, मुझे तो लगा था जो यांग को बाहर का खाना पसंद है। जिस पर ल्यूसी मेरी तरफ देखते हुए पूछती है, जो यांग तुम्हें आखिर खाना कहाँ खाना पसंद है। और फिर वो दोनों मुझे घूरने लगती हैं। इस सवाल के सामने मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और मुझे लगता है कि मेरा सिर अभी फट जाएगा। जिस पर तभी जब ऐसा लग रहा होता है कि दोनों किसी भी पल मुझ पर टूट पड़ेंगी, तभी मेरा फोन बज जाता है। वो झांग युवेई का कॉल होता है, जिस पर मैं मन ही मन चिल्लाता हूँ, सिस्टर वेई की जय हो। झांग युवेई का ये फोन मेरे लिए किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले तक शू शाओशुआंग और ल्यूसी की नजरें मुझे जिंदा खा जाने वाली थीं। मैं तुरंत फोन उठाकर कहता हूँ, हेलो झांग, क्या कंपनी में इमरजेंसी है। ठीक है मैं अभी आता हूँ। मैं कंपनी में इमरजेंसी होने का बहाना बनाता हूँ और पूरी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये दोनों लड़कियां इतने समय से मेरे साथ हैं कि मेरी आंखें जरा सी भी इधर उधर होती हैं तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जिस पर लिविंग रूम, जो पहले से ही भारी माहौल में था, अब और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं बोलना बंद कर देता हूँ और ल्यूसी भी चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। उस ब्रेकफास्ट के दौरान मुझे सच में ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं किसी मौत की सजा के बीच बैठा हूं। यहाँ तक कि प्लेट में रखे फ्राइड डॉ स्टिक्स भी मुझे किसी टॉर्चर जैसे लगने लगते हैं। पूरा माहौल इतना भारी हो जाता है जैसे हवा भी रुक गई हो।
जिस पर मैं जल्दी जल्दी खाना खत्म करता हूँ और वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं लियूसी की तरफ देखकर कहता हूँ, बड़ी स्टार, रहने दो। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं तुम्हें मन खुद छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू होने वाला है, मैं तुरंत उठ जाता हूँ और कहता हूँ, रहने दो, मैं सबवे से चला जाऊंगा। इसके बाद मैं वहां से ऐसे भागता हूँ जैसे जान बचाकर निकल रहा हूँ, और मेरे पीछे वो दोनों अचानक किसी अजीब से समझौते पर पहुंच जाती हैं, जिस पर शु शाओशुआंग ठंडे चेहरे से लियूसी से कहती है, सिर्फ झुआओ निंग ही वापस नहीं आई है, वो बाई सरनेम वाली औरत भी वापस आ चुकी है, और वो भी झुआओ यांग पर नजर रखे बैठी है। इसलिए हमारे बीच लड़ने से अच्छा है कि पहले बाहर वालों से डील किया जाए। और इसी समय मैं सबवे में बैठा हुआ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता हूँ। मुझे लग रहा होता है कि मैं सच में अपनी जान दांव पर लगाकर जी रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही इन सबके बीच फंसा रहा तो एक दिन सच में खत्म हो जाऊंगा। जिस पर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि आज से मैं लड़कियों से दूर रहूंगा और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगा। लेकिन रियलिटी मुझे एक मौका भी नहीं देती, क्योंकि तभी सबवे में एक स्कूल गर्ल मुझे पहचान लेती है। वो अचानक चिल्लाकर कहती है, क्या तुम झो यांग हो? जिस पर पूरा डिब्बा एकदम से शोर से भर जाता है। कोई फोटो मांगता है, कोई ऑटोग्राफ, और कुछ लोग मेरे चारों तरफ जमा हो जाते हैं। मैं किसी शर्मिंदा भगोड़े की तरह किसी तरह उनसे बचते हुए सबवे से नीचे उतरता हूँ। लेकिन कंपनी के नीचे पहुंचने तक भी मेरा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। मैं बस जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहता था। तभी पीछे से एक आदमी हुडी पहने हुए मेरी तरफ आता है और धीरे से पूछता है, तुम झाओ यांग हो, है ना? मैं बिना उसकी तरफ देखे कैजुअली जवाब देता हूँ, अभी थोड़ा अर्जेंट काम है, अगली बार साइन दे दूंगा। मुझे लगता है कि वो भी कोई फैन है, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी चमक मेरी आंखों के सामने से गुजरती है, जिस पर वो आदमी अचानक नाइफ निकालकर मेरे गले की तरफ वार करता है। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता हूँ, जिस वजह से वो वार मेरे गले की जगह कंधे पर लग जाता है। मेरे कंधे से तुरंत खून निकलने लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत तेजी से हरकत करता है। वो मेरा कंधा पकड़ लेता है और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं, उसका नाइफ मेरे पेट में घुस चुका होता है, जिस पर कंपनी के नीचे का वो आम सा रास्ता अगले ही पल किसी डरावने सीन में बदल जाता है। वो आदमी नाइफ वापस खींचने ही वाला होता है कि तभी मैं पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, आग लग गई, जल्दी आओ। मेरी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा होने लगते हैं, जिस पर किलर घबरा जाता है और जल्दी से अपने साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग जाता है। जमीन पर गिरने से पहले मैं बस इतना कह पाता हूँ, एम्बुलेंस बुलाओ। 5 मिनट बाद मोशन मीडिया के बाहर जहांग युवेई मेरा इंतजार कर रही होती है, लेकिन मेरी जगह वहां पेई ल्यूसी और शु शाओशुआंग भी पहुंच जाती हैं। तीनों औरतों को अभी तक ये तय करने का मौका भी नहीं मिला था कि मुझे कौन अपने पास रखेगी। तभी कंपनी का एक एम्प्लॉय भागता हुआ आता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ा होता है, जिस पर वो चिल्लाकर कहता है, झो यांग को सबवे स्टेशन पर नाइफ मार दिया गया है, बहुत खून निकल रहा है। यह सुनते ही शु शाओशुआंग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है, जबकि पेई ल्यूसी की आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। उनमें न आंसू होते हैं, न डर, सिर्फ पागलपन और गुस्सा होता है। वो बिना कुछ बोले ठंडे चेहरे से मुड़ती है और कहती है, तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, मैं झुआओ निंग को ढूंढने जा रही हूँ। शु शाओशुआंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पेई ल्यूसी बिना एक्सप्रेशन के कहती है, जिसने उसे चोट पहुंचाई है मैं उसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। जिस पर शु शाओशुआंग उसे नहीं रोकती। वो सिर्फ अपना फोन निकालती है, क्योंकि उसे पता होता है कि झो यांग पर हुए इस अटैक के बाद क्लाउड सिटी पूरी तरह बदलने वाली है। एम्बुलेंस के अंदर झांग युवेई मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। वो रोते हुए बार बार कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। जिस पर मैं मुश्किल से मुस्कुराता हूँ और उसे कहता हूँ, पेई ल्यूसी मुझे मरने नहीं देगी, चिंता मत करो। डॉक्टर की जांच के बाद पता चलता है कि नाइफ पर कोई पॉइजन नहीं था। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। फिर मैं मुश्किल से अपना खून से भरा हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ, मैंने उसके हाथ की स्किन अपने नाखूनों में फंसा ली थी, उसमें उसका डीएनए होगा। जल्दी से एविडेंस कलेक्ट करो, चाहे मेरे अंदर सिर्फ एक सांस ही क्यों ना बची हो। जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। क्लाउड सिटी में रेड डार्क ग्रुप को सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड फोर्स माना जाता है, जिसने खुद को सबसे अच्छे तरीके से साफ इमेज में बदल लिया था। और उस ग्रुप की रूलर झुआओ निंग सिर्फ 31 साल की थी। वो क्लाउड सिटी की सबसे अमीर लोगों में से एक थी। इसी समय ये पुरानी अंडरवर्ल्ड क्वीन शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही होती है, उस आदमी से मिलने के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार भी करती है और सबसे ज्यादा नफरत भी, झो यांग। वो अपने पुराने सख्त कपड़े उतार देती है और उनकी जगह एक लाल रंग की टाइट ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपना होश खो दे। लेकिन फिर भी झो यांग उसके सामने नहीं आता। मेरा इंतजार करने वाली ऑफिस में घुसकर आई हुई पेई ल्यूसी होती है। वो सीधे झुआओ निंग के सामने जाकर कहती है, सही कहा, सिर्फ तुम ही उसे कंट्रोल कर सकती हो, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जिस पर पेई ल्यूसी ठंडे चेहरे से आगे कहती है, किसी ने उसे नाइफ मार दिया है। यह